हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वेदांती मैम कॉन्सेप्ट लैब, जहां आप इंजीनियरिंग फिजिक्स बहुत ही इजी और कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से समझेंगे। क्लास हमने यूनिट 1 के टॉपिक कवर कर लिए हैं। यूनिट 2 का एक टॉपिक हाइजेन प्रिंसिपल कर चुके हैं। जो आपकी यूनिट 2 है वो है वेव ऑप्टिक्स। इसमें आपको वेव के बारे में पढ़ना है और अगर आप वेव को समझना चाहते हैं तो उसके इस टॉपिक को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आज का ये टॉपिक जो है क्या, सुपरपोजिशन एंड इंटरफेरेंस। आज का आपका टॉपिक है क्या क्लास, सुपरपोजिशन एंड इंटरफेरेंस। अगर आपने सुपरपोजिशन एंड इंटरफेरेंस को आज नहीं समझा तो अगर मैं वेव ऑप्टिक्स के दूसरे टॉपिक डालूंगी तो वो सिर्फ आप बस करोगे, पर उसके अंदर का जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। अगर आपको वेव को समझना है तो उसके नेचर को समझना है तो आपको उसका ये नेचर पता होना चाहिए कि वेव का एक नेचर है कि वो सुपरपोजिशन कर सकती है और इंटरफेरेंस भी कर सकती है। जब आपको इस यूनिट के बहुत ही लेंथी टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो वाईडीएसी है, न्यूटन रिंग है, इसे समझना है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि सुपरपोजिशन क्या है और इंटरफेरेंस क्या है। तो चलिए आज मैं आपको ये सिंपल सा टॉपिक समझा रही हूँ। ये शॉर्ट में आएगा लेकिन उन लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ने से पहले इस शॉर्ट क्वेश्चन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सुपरपोजिशन एंड इंटरफेरेंस क्या होता है? सुपरपोजिशन पहले मैं समझा देती हूँ सिंपल सा। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, मूविंग पार्टिकल एसोसिएट विथ वेव। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अनुसार अगर कोई मूविंग पार्टिकल है, मान लीजिए उसका मास m है, वो मूव कर रहा है तो उसके साथ क्या एसोसिएट करती है क्लास? वेव्स एसोसिएट करती है। क्या एसोसिएट करती है? वेव्स एसोसिएट करती है। तो ये जो वेव्स हैं पार्टिकल के साथ चल रही हैं, तो पार्टिकल का जो विस्थापन है वो इन वेव्स पर डिपेंड करता है, इन वेव्स के विस्थापन पर भी डिपेंड करेगा। मतलब कि अगर आपको पार्टिकल का विस्थापन निकालना है ना तो उसके साथ मान लीजिए अगर दो वेव एसोसिएट कर रही है, किसी पार्टिकल के साथ अगर एक वेव S1 और दूसरी वेव S2 एसोसिएट कर रही है तो पार्टिकल का विस्थापन निकालने के लिए आपको इन दोनों के जो पर्सनल या इंडिविजुअल विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट जो है उसका करना पड़ेगा सम, और उस सम से मिलेगा आपको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल का। यानी अगर आपको पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो उसके साथ रहने वाली वेव्स का डिस्प्लेसमेंट को आपको करना पड़ेगा सम और आपको मिलेगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। चलिए इसे मैं समझाती हूँ इस लैंग्वेज से। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हम पढ़े सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव है क्या? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी पॉइंट एट एनी इंस्टेंट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव विच आर ओवरलैपिंग ऑन ईच अदर। अगर किसी पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पता करना है किसी भी स्थान पर, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी सीमा तक, तो आपको हर एक वेव के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का सम करना पड़ेगा। किन वेव के डिस्प्लेसमेंट का सम करना पड़ेगा? जो आपस में ओवरलैप करे हुए हैं। कौन सी वेव? ईच वेव, वो सभी वेव को लेना पड़ेगा जो आपस में क्या करी हुई है? ओवरलैप करी हुई। ओवरलैप का मतलब होता है कि मान लीजिए मेरे पास ये एक पिक्चर आपको दिख रही है, एक वेव है और ये दूसरी वेव है। जब एक वेव दूसरी वेव के साथ इस तरह से सुपर इम्पोज हो जाए तो इसे क्या कहा जाएगा? ओवरलैपिंग। मतलब एक वेव का दूसरी वेव के ऊपर, एक के ऊपर एक आ जाना क्या कहलाता है? ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग में जितनी वेव्स पार्टिसिपेट कर रही है उन सभी वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका सम करने पर जो मिलेगा वो होगा उस पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है क्लास? तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव का सम होता है। ये है आपकी थ्योरी। दिखा दिया डायग्राम से, S1 S2 आपस में मिलेंगे तो हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। माना कि एक वेव का डिस्प्लेसमेंट y1 है, ये एक वेव दिख रही है आपको ऊपर क्रस्ट नीचे थ्रो, एक वेव का डिस्प्लेसमेंट y1 है, दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट y2 है, जिसके क्रस्ट और थ्रो एक सेम फेज में, किसमें है? सेम फेज में। सिमिलरली मेरे पास एक दूसरी वेव है जिसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें एक का डिस्प्लेसमेंट वही y1 है, दूसरे का डिस्प्लेसमेंट y2 है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैंने एक का क्रस्ट ऊपर बनाया तो दूसरे का नीचे बना दिया थ्रो। तो क्या ये सेम फेज में है? नहीं, आउट ऑफ फेज है। मतलब एक का क्रस्ट ऊपर तो दूसरे का थ्रो नीचे, इसका मतलब एक दूसरे के अपोजिट है।
ठीक है। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलेगा? जब इस तरह की दो वेव या इस तरह की दो वेव आपस में ओवरलैप करें। तो जब इस तरह की दो वेव ओवरलैप करती है तो ये एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरह से चढ़ेंगे, ओवरलैप करेंगे और ये डायग्राम मिलेगा। अब क्योंकि इसमें इन दोनों ने एक दूसरे का सपोर्ट करा, विरोध नहीं करा, तो यहाँ पे साइन आता है प्लस का। तो इसमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 हो जाएगा। और यहाँ पर ये एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे। देखो, एक का क्रस्ट दूसरे के थ्रो पे चढ़ गया, एक का थ्रो दूसरे के क्रस्ट पे चढ़ गया, तो ये एक दूसरे का सपोर्ट तो नहीं कर रहे, विरोध कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो y1 माइनस y2 होता है। तो डिस्प्लेसमेंट किस तरह के हो गए? दो तरह के, प्लस वाला और माइनस वाला। तो अगर मैं इन दोनों को मिला के फॉर्मूला लिखूंगी तो लिखूंगी y इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस, प्लस वाला सेम फेज के लिए, माइनस वाला अपोजिट फेज के लिए, और ये y2। अब क्लास आप ये भी देख रहे हैं कि मैंने इसके ऊपर वेक्टर लगा रखा है, ये एरो दिख रहा है। ये एरो क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि आपका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। उस वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है ये जरा देख लेते हैं। आपकी वेव की डायरेक्शन होती है और एक एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन भी है वेव की और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट दिया गया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और सभी के ऊपर आपको एरो लगाना कंपलसरी रहेगा। तो ये होता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो यहाँ पे क्लास आपको समझ में आ गया होगा कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है। आप ये थ्योरी और ये डायग्राम से आप बिल्कुल इजीली अपने नोट्स बनाइए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसे हम समझ चुके हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अब देखेंगे हम इंटरफेरेंस ऑफ वेव। सुपरपोजिशन देख चुके हैं, अभी एक टॉपिक बाकी है, क्या? इंटरफेरेंस। मैं होती हूँ साइड, आप नोट डाउन कर लीजिए इसे।